निर्देशांक ज्यामिति। देखो निर्देशांक ज्यामिति में भुज तो कहते हैं x के निर्देशांक और कोटि कहते हैं y के निर्देशांक। ध्यान रखना। अब दो मेन है इसमें दो बिंदुओं की मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का मैं एक सूत्र लिखूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी भुज के निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस कोटि के निर्देशांकों का अंतर का वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा। ये दो बिंदुओं की मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, बिंदुओं के मध्य दूरी। फिर आ जाओ विभाजन सूत्र में, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन कोई रेखा है, देखो ये दोनों दो निर्देशांक है x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और ये कोई बिंदु देगा px1। ये बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, m1 और m2 अनुपात में। इसके निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है, क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2, ठीक। और y के निर्देशांक हो गए m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। इसी प्रकार बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन क्या होता है, ये कोई बिंदु यहां ले लिया मैंने, ये P बिंदु, ये x2 y2 बिंदु ये है और ये P बिंदु xy यहां बाहर ले लिया। ये बिंदु इसको किस अनुपात में काटेगा, ये तो m1 और ये हो गया ये m2 अनुपात। फिर ये हो गया बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या होगा, x बराबर m1 x2 माइनस आ जाएगा m2 x1 बटेवा m1 माइनस m2 और y के क्या हो जाएंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटेवा m1 माइनस m2। अब दो बिंदुओं के मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर ये कोई दो बिंदु है, P के मध्य के बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी m1 और m2 बराबर आ गए, एक अनुपात एक में आ गया, तो इसमें रख देंगे अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक याद कर लेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटेवा 2 और y1 प्लस y2 बटेवा 2, ठीक है। इसके अलावा इसमें संरेखा है, संरेखा प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, AB प्लस BC बराबर AC, यानी दोनों के ये कोई रेखा है, यानी एक ही रेखा में ये दो बिंदु है ABC, इसका इन दोनों के बीच की दूरी प्लस इन दोनों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी। इसी प्रकार वर्ग का निकालना है तो चारों भुजाएं निकाल लेना तुम, ठीक, और विकर्ण निकाल लेना, उनके बीच की दूरी निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा, अगर सारी चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज निकालना, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो वो समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। ये हो गया हमारे निर्देशांक ज्यामिति की सारी सूत्र। अगला टॉपिक है बिंदुपथ। बिंदुपथ इसी में अपनी परिभाषा है, यानी बिंदुओं से बनने वाला रास्ता, यानी ऐसा बिंदु जो दिए हुई शर्त की पालन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिंदुपथ कहते हैं। जैसे एक देर किन्हीं दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये और ये बिंदु मान लिया मैंने, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित, इन दोनों पे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये देखो ये दोनों से समान दूरी पर स्थित, ठीक, ये ले लिया, ये भी दोनों समान दूरी पर स्थित। क्या होगा, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को अगर मिला दे, ये तो अपना दोनों बिंदु दे के इससे समान दूरी पे ये है ये उसको मिला दिया मैंने, तो ये क्या होगी, ये जो बिंदुपथ बन रहा है या बिंदु का जो रास्ता बन रहा है वो कौन सी रेखा होगी, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का
लंब समद्विभाजन होगी। दोनों इनको मिलाने वाली रेखा की क्या होगी? लंब समद्विभाजन, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इन दोनों को आधे आधे भागों में बांटेगी। ये दूसरा देखो, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये एक रेखा और ये रेखा बनाएगी। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित, इनसे समान दूरी पर ये ले जाएंगे, ये इससे समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर, या बिंदु पर क्या होगा? समान दूरी से स्थित इन दोनों से बिंदु पर उन दोनों रेखाओं, ये रेखा और ये दोनों रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजन होगी। क्या होगी? इनका जो कोण बन रहा है ना, ये कोण, इसका समद्विभाजन आधा आधा करेंगे। दो रेखाएं प्रतिच्छेद रेखा है, उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर क्या होगा? उन दोनों रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजन होगा। और इसी प्रकार ये भी देख लेते हैं, कोई चर बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि वह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर या नियत दूरी पे रहे। जैसे माना कि ये नियत बिंदु O है और ये कोई चर बिंदु है R, इस प्रकार गमन कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है? एक वृत्त बना रहा है, तो उसका बिंदु पद क्या होगा? एक वृत्त होगा। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम में ये भी पूछते हैं, कोई समतल है, कोई समतल से ऐसे दो बिंदु जो समान दूरी पर स्थित हैं, तो उनका रास्ता क्या होगा? समतल की समांतर रेखा स्थित होगी, समांतर रेखा होगी। जैसे ये भी पूछ लेते हैं, घड़ी का पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम किस प्रकार चलेगा? ये क्या आएगा? ये घड़ी का पेंडुलम क्या बनाएगा? चाप बनाएगा। क्या बनाएगा? वृत्त का एक चाप, उसके बिंदु का बिंदु पर चाप होगा। इसी प्रकार मैं कह दूं, ये तो पेंडुलम हुआ, मैं कह दूं घड़ी की सुई ले ली, ये घड़ी है जैसे सुई, ये सुई चल रही, तो इसका बिंदु पर क्या होगा? ये एक वृत्त होगा। तो क्या होगा? एक वृत्त होगा। ये सब माध्यिका क्या है? माध्यिका किसे कहते हैं? पहले तो जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष, ये शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये इसकी लंबाई, ये माध्यिका कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी माध्यिका हो गई और ये भी माध्यिका हो गई है। तीनों माध्यिका जहां मिलेगी उसको हम कहते हैं केंद्रक। तीनों माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु, उसको हम कहते हैं केंद्रक। ये केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी पूछते हैं विज्ञान, माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये हो गया हमारे बिंदु पर। ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बता दिए, उनमें से पहुंचते हैं हर बार। अब टॉपिक लेते हैं जैसे समरूपता। समरूपता में ये ध्यान रखना, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है, ये इसके अगर समांतर है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ये भुजाओं को मिलाने वाली रेखा ये ले ली, अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो उन भुजाओं का अनुपात क्या होगा? जिन भुजाओं को काट रहे हैं उनका अनुपात समान होगा, यानी AD/D बराबर AE/EC। ये है हमारे आधारभूत समानता। इसी प्रकार समरूपता का समरूपता नियम, समरूपता का मतलब दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों के अगर दो कोण समान हैं तो तीसरा कोण वैसे ही समान होगा। तीनों कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप का मतलब होता है एक रूपता। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन वृत्त एवं संबंधित क्षेत्र पर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अगला टॉपिक लेते हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त, ये अपना वृत्त है, ये इसका केंद्र है। परिधि होती है यहाँ से किसी एक बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? परिधि, और ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr। अभी पाई आ गया, तो पाई क्या चीज है? पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। वृत्त की परिधि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये व्यास, इसका अनुपात क्या कहलाता है? पाई। पाई होता है वृत्त की परिधि बटे व्यास। अब है वृत्त का क्षेत्रफल, और इस पाई का मान क्या होता है? 3.141
डैश डैश, और पाई का मान 22/7 भी दे सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इस प्रकार सेकेंडरी दो वृत्त दे रखे हैं, उससे परिबद्ध क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रिंग कह सकते हैं इसको, रिंग या दो वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल, दो वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2। ठीक है, ये अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें वृत्त में ये वृत्त देखो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, चाप, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई को L से लिखते हैं। L बराबर होता है पाई r थीटा बटे y। ठीक है, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र L बराबर पाई r थीटा बटे y 180। अब ये तो यहाँ से ये तो चाप की लंबाई हो गई, ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया है, दो त्रिज्याओं और चाप से घिरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 L r होगा, और L का मान रखते तो इसमें दूसरा सूत्र क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। आगे समझ में। अगला वाला सूत्र है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड क्या होता है, जैसे ये कोई वृत्त है, इसकी एक जीवा, ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक तो लघु वृत्तखंड बन रहा है, एक दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है। इसमें देखो ये लघु त्रिज्यखंड और ये बाहर का ये दिख रहा है जो दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये क्या होगा, थीटा होगा, दोनों केंद्र पर अंतरित कोण थीटा होगा। इसी प्रकार वृत्त के वृत्तखंड की बात करें तो इस ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड और ये केंद्र पर अंतरित कोण थीटा। ठीक है, अब इसका अपन सूत्र लिखेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये किसका सूत्र होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु का दीर्घ की पूछे तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो ये तुम्हारे क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार मैं अगर ये कहूँ कोई घड़ी है, कोई घड़ी है, घड़ी में मिनट की सुई की बात करूं मैं, तो मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी, कितने मिनट होंगे, 15 मिनट। या यहाँ थी पहले, यहाँ से यहाँ आ गई, 15 मिनट हो गए। 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री। यानी घड़ी में मिनट की सुई, घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में बराबर 6 डिग्री का कोण। इसी प्रकार घंटे की सुई, घंटे की सुई देखो, घंटे की सुई यहाँ से यहाँ आएगी, 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। तो 1 घंटे में, 1 घंटे बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी ये घड़ी की मिनट की सुई। हाँ देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इनकी बात करें, इधर देखो, जैसे कोई घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणित भुजा स्क्वायर। क्योंकि घन के एक घन है, उसके 6 फलक होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये देख लो, इसके 1 2 3 4 5 6 तो फलक होते हैं, और किनारे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे, 6 फलक 12 किनारे, और शीर्ष कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं। तो इसका एक फलक का क्षेत्रफल घन का क्या होता है, एक फलक वर्ग होता है, भुजा स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 6 फलकों का क्या हो गया, 6 गुणित भुजा स्क्वायर हो गया। और
घन का पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 गुणित भुजा स्क्वायर, 4 भुजाएं थे, 4 फलक है, 4 गुणित भुजा स्क्वायर। फिर घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। आयतन का मतलब होता है घन में क्या चीज भरी हुई है, पानी भरते हैं या हवा भरी, कुछ भी भरी हुई तो वो आयतन में आएगा। क्षेत्रफल में उसके ऊपर का क्षेत्र, कागज चिपकाना, कलर करना, वो क्षेत्रफल में आता है। इसकी इकाई, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, और इनकी घन सेमी, घन मीटर होती है। अब आ जाओ घनाभ। घनाभ क्या होता है, जैसे ये बुक एक तरह का घनाभ है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो वो घनाभ कहलाता है। तो घनाभ में देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, लंबाई ये जैसे लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक। और घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल की बात करें, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या होगा, 2 गुणित ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, या दूसरा अगर परिमाप दिया गया है तो परिमाप गुणित ऊंचाई है, परिमाप गुणित ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर आता है घनाभ के बाद में बेलन, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r। ये तो उतार दिया तुमने। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r कोष्ठक r प्लस x। फिर आएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर है। अब चलो शंकु में, शंकु के तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई यानी तिरछी लंबाई है, उसे लिखते हैं अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r कोष्ठक r प्लस l, ठीक है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। शंकु के बाद में आएगा गोले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। फिर गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r। फिर अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर आधा गोला तो, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर। ये तुम्हारे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के सारे सूत्र हो गए। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग। अगर केवल आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की संख्या। और अगर सारणी में देखते हैं विचर और f और x दोनों देखते हैं तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं, इसको x बार बराबर सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f। और अगर अपन कल्पित माध्य माने x बार, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य वाली विधि का सूत्र a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। और पद विचलन विधि वाला, पद विचलन क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ गुणित h, ये पद विचलन विधि। फिर अगला है माध्यक। माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटेवा एफ गुणित h। l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n क्या है, बारंबारताओं का योग, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, f माध्यक वर्ग की बारंबारता, h वर्ग अंतराल। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 बटेवा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणित f। f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको f1 पहले मान लेना, फिर 0 ऊपर जा रहा है तो पूर्व वर्ग की बारंबारता है 0, बाद में बाद वाले वर्ग की बारंबारता। फिर अगला चलता है प्रायिकता। प्रायिकता में क्या है, एक ही सूत्र ध्यान में रखना, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल संभावित परिणाम। और प्रायिकता को पी से लिखते हैं। इस पी का मान क्या होता है, 0 और 1 के मध्य और इनके बराबर हो सकता है, ठीक है। और अगर अपन पी बार निकालें, यानी नहीं होने की प्रायिकता, एक में से पी घट जाएगी, होने की प्रायिकता घट जाएगी, ये नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। ये तुम्हारे पूरा खत्म हो गया। इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लेना।